गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि कोलिजन के बारे में और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, कोलिजन के अगर हम और एप्लीकेशन करें तो उसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या? पहला, इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। यानी बेटा कोई भी कोलिजन हो, चाहे वो परफेक्ट इलास्टिक हो, परफेक्ट इन इलास्टिक हो, रियल लाइफ इलास्टिक कोलिजन हो, आप आंख मूंद करके उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बगैर ज्यादा सोचे समझे लगा दीजिए, आपके आंसर सही आएंगे। ठीक है, कम से कम एक अननोन के लिए तो लगा ही सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हर तरह के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहता है। हम पहले परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1D की बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब हेड ऑन कोलिजन है बेटा। हेड ऑन कोलिजन मतलब है दोनों बॉडी एक ही लाइन में टक्कर से पहले, टक्कर के बाद जाएंगे। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन कर रहे हैं। काफी सवाल इसमें से आते हैं, इसलिए ये से प्रायोरिटी से करिएगा। मान लीजिए मास m1 है बेटा, इनिशियल स्पीड u1 से जा रहा है और ये दूसरे मास m2 से, जो कि u2 स्पीड से जा रहा था, इससे टकरा जाता है। अगर बिफोर कोलिजन आपको दिख रहा है कि ये इस स्थिति में है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, टक्कर के दौरान दोनों बेटा कांटेक्ट में है, अलग हो गए। सपोज आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 हो गई। तो दिस हैपेंस आफ्टर कोलिजन। ये आ रहा है। ध्यान रखिएगा, आपके मन में आए कि सर टक्कर के बाद हो सकता है एक पार्टिकल इधर चला जाए, इधर चला जाए, वो ऑब्लिक या 2D कोलिजन है, उसको आगे केस में लेंगे। अभी हम सीधे 1 डायमेंशन ले रहे हैं। यानी टक्कर ऐसे हुई कि टक्कर के दौरान भी सीधी लाइन में थे, टक्कर के बाद भी सीधी लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, अब आप बात है कि सर निकालें क्या। देखो, हमारा मेन काम है इक्वेशंस बनाना। तुम्हें एक चीज और याद रहना चाहिए, क्या? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं कि इसमें क्या क्या कंजर्व होता है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये एक ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करें उससे पहले जरा सा आप थ्योरी एक लिख लीजिएगा। पहला, इन दिस कोलिजन, इस कोलिजन में क्या होगा? नंबर 1, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। नंबर 2, टोटल एनर्जी तो हमेशा होती है, टोटल एनर्जी तो सभी में कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम भी सभी में इज कंजर्व। लेकिन इसमें जो होता है, एक और चीज कंजर्व रहती है, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। राइट? हालांकि कहीं क्वेश्चन है क्या इलास्टिक कोलिजन या परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में, अगर है हमने परफेक्ट की बात की, परफेक्ट में निश्चित रूप से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। लेकिन अगर कहीं पर आ जाए कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, तो ध्यान रखना ये लिख देना नहीं होती, क्योंकि सुपर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी टक्कर के बाद बढ़ जाती है। राइट? तो कई केस ऐसे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे कि क्या इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि सुपर इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक के अंदर हम परफेक्ट इलास्टिक एंड सुपर इलास्टिक भी रखते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होती, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, जब हम परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ इलास्टिक कहें तो आप कहना नहीं, क्यों? क्योंकि सुपर इलास्टिक कोलिजन में नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये 3 बातें आई। चौथी एक और बात है, तुम्हें पता है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इतनी बात है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की क्या डेफिनेशन है, क्या पॉइंट्स है, तो आप कहोगे भाई ये पॉइंट्स है। मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, जो कि और कोलिजन में नहीं होने वाली है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा लगता है जैसे कोलिजन जो है बड़ा आइडियल है, ये कहीं दिखता तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है,
आम लाइफ में तो कहीं ना दिखेगा भैया। आम लाइफ में अगर आपको इस कोलिजन को लेकर के चलना है तो आप कहोगे कहाँ दिखें, तो भैया एटॉमिक मॉडल में चले जाओ। तुम्हें याद है जैसे आपके कमरे में गैस है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो एयर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनका कोलिजन हम लोग इलास्टिक लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में, तो वहां पे लेते हैं। तो आमतौर पे आप कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल टकराते हैं तो वहां पर कोलिजन आमतौर पर परफेक्ट इलास्टिक होता है, आम लाइफ में नहीं होता है। ठीक है, यह है। तो मैंने तुम्हें बताया इन विच सिचुएशन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा, व्हेनेवर फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैस मॉलिक्यूल्स, एटम्स कोलाइड, देन द कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक। ये आ गया। ठीक, तो इतनी बात लिख लो, क्योंकि अब मुझे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशन करने हैं। अब आप कहोगे सर कैलकुलेशन क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि मास m1 m2 नोन है, u1 u2 नोन है, हम v1 v2 निकालना चाहते हैं। मैंडेटरी नहीं है भैया, न्यूमेरिकल में जो पूछा जाए वो निकालना। हम तुम्हें 2 या 3 इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं, तो उसके दौरान हम तुम्हें v1 v2 निकालना सिखाएंगे। इन्हीं इक्वेशन से, इन्हीं तरीकों से कोई अन्य अननोन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट। यार तो देखिएगा, बिफोर कोलिजन आपको डायग्राम दिख रहा है, आफ्टर कोलिजन ये है। अब हमें कैलकुलेशन करना है कि v1 v2 क्या है। गुड इवनिंग स्टूडेंट, एक चीज मैं कहूंगा, आप लोग जब चैनल देखें तो उसमें व्यू जब डालें, आप जब देखते हैं तो बेटा लाइक भी दे दिया करो। एक है उसका भी असर आता है, तो लाइक दे दो। और दूसरा, कोई नीडी स्टूडेंट्स हो तो उसे बोलो कि सब्सक्राइब करे, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा और कोई नीडी स्टूडेंट्स हो, क्योंकि लेक्चर में हम धीरे धीरे जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं सो कॉल्ड, अभी उसमें और भी लेक्चर आएंगे और क्वेश्चन डालेंगे इस चैप्टर में। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अब अगला चैप्टर कर दीजिए, इसमें काफ़ी टाइम लग गया है, इसलिए मैं पढ़ जाता हूँ। अदरवाइज हर चैप्टर में अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं, तो जिन्हें ख़त्म किए हैं उनमें भी हम काफ़ी मात्रा में न्यूमेरिकल्स डालेंगे जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आगे जाएगा। ठीक है, तुम्हें नीट की तैयारी करनी है, तुम्हें जेईई मेंस करनी है। ध्यान रखना, सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही अब बनता जा रहा है। इस बार तो गवर्नमेंट और कमिटेड है, वो तो एडवांस को भी एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेवल तो बेटा वही रहेगा, लाएगा। तो तुम ध्यान रखना, नीट का अगर तुमको तो क्या सर हम एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ें, नहीं बेटा, एनसीईआरटी फिजिक्स में तुम्हें कोई फैक्चुअल बातें हैं, जैसे थर्मो में जब जाइएगा तो थर्मो फिजिक्स जो है हीट वाला, वहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो काम आते हैं, जो बुक से याद करने में हमें मदद करते हैं, उनमें कर सकते हो। अदरवाइज फिजिक्स तो एक कंसेप्चुअल चैप्टर है बेटा। अगर तेरे को कंसेप्ट आते हैं, तुमने खूब सारे क्वेश्चन किसी अच्छी बुक से, अच्छे मॉड्यूल से लगाए हैं, हर चैप्टर से तुमने अल्टीमेटली 200-300 क्वेश्चन लगाए हैं और उन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस की है। ध्यान रखो, सिर्फ मेडिकल नहीं, इंजीनियरिंग का भी, मतलब नए नए क्वेश्चन ढूंढ के बैठना और जब जरूरत एग्जाम में लगे तब उनको ना कर पाना, ये भैया कौन सी तैयारी है? भैया तैयारी तो वो है कि हमने जो तैयार किया, जिसको हमने खूब अच्छे से घर पे पढ़ा, उसको इतनी बार रिवाइज किया कि इतना कॉन्फिडेंट था मैं कि जब एग्जाम में मैंने किया तो न केवल मेरा आंसर सही आया, बल्कि जब मेरे को लगा कि मैं गोला भर रहा हूँ, बबल भर रहा हूँ, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से आएगा। चाहे एडवांस की तैयारी करो, चाहे कोई कितना भी बताया, ज़्यादातर बच्चे 1 रैंकर, 10 रैंकर, ऑल इंडिया AIR 1 वालों को सुनते हैं। भाई मत सुना करो, उनसे कुछ छोटी छोटी बातें सीख लो कि पढ़ना कैसे है। उनसे ये सीखो कि हाउ टू स्टडी, उनसे ये सीखो हाउ टू मेक एफर्ट्स, मेहनत कैसे करनी है। उनसे ज़्यादा ये नहीं सीखो कि हमने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। कई बार ऊंची ऊंची बातें करना मजबूरी भी होती है। कई बार होता है ना कि कई बार बड़ी बड़ी बातें करना मजबूरी भी होती है, आदमी उसे फॉलो नहीं करता है, फॉलो एक बड़े सिंपल से पैटर्न को करता है। तो मेरा मतलब है कि जब कोई किसी विषय के बारे में, या कोई जब एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करता है, वो चाहे एक स्टूडेंट भी हो, तो कई बार ऐसी बातें भी वो बता जाता है जो उसने खुद फॉलो नहीं किया था। उसे लगा, ईमानदारी की में कमी नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना, एक बच्चा टॉपर, उसे लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा ये किया होता तो मेरे और आ जाते, वो बताने लगता है, तो कई बार काम नहीं करता है। तो AIR 1 and 10 को इतना मत सुनो, उनको ये सुनो कि उन्होंने मेहनत कितनी की,
उनका कमिटमेंट देखो, उनकी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी देखो, उनके रिवीजन को देखो, उनके टेस्ट के प्रति ईमानदारी देखो कि कितना रेगुलर टेस्ट देते थे और टेस्ट के बाद वो कितना एनालिसिस करते थे, कैसे वो 100% मार्क्स पाने का प्रयास करते थे, जो गलती होती थी उसी को बार बार रिवीजन करके कैसे दूर करना चाहते थे, ये सीखो उनसे। उनके चक्कर में और ना पढ़ो कि मैंने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा। छोड़ो यार, उसका अपना कैलिबर है, उसका अपना अलग वो है। हो सकता है AIR 1 वाले ने इतना सारा पढ़ रखा हो जो कि पूछे ही ना गया हो। मतलब अगर उसने जितना उसने पढ़ा उसका अगर 30% 40% वो ना पढ़ता तो भी उसको AIR 1 ही आती। तो कई बार होता है ना कि हमें किसी, जैसे आप ही लोग कहते हैं किसी सब्जेक्ट में कि सर उसमें टीचर कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं। अरे वो पढ़ा रहे, आना नहीं है। अगर तुम वो छोड़ दोगे तो भी उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आ जाएंगे, और उनको पढ़ोगे तो भी फुल आएंगे। अब पढ़ने से फुल आए तो क्या नुकसान है? दूसरे सब्जेक्ट का टाइम खराब होता है, रिवीजन का प्लान गड़बड़ होता है। तो मेरा मतलब है, अगर मेहनत करनी है तो प्लान करो, प्लानिंग करो, उससे चिपको, रिवीजन खूब बार करो। हर जगह रिवीजन ही काम आता है। सफलता का एक ही मंत्र है, रिवीजन, टेस्टिंग, एनालिसिस ऑफ द टेस्टिंग एंड देन अगेन रिवीजन। रिवीजन, टेस्टिंग, टेस्ट दो, एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग एंड देन रिवीजन अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, थैंक यू। आगे आइएगा। हमने किया था कि V1 V2 को हमें निकालना है। ठीक है बेटा, तो आइएगा यहाँ पर करें कैसे। देखो दो अननोन है V1 V2, तो भैया दो इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले तो हम लगाते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि वो सभी में लगता है। ये क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है? अगर आप देख लो बेटा, इनिशियल मोमेंटम तो क्या है? देखो मोमेंटम वेक्टर है, लेकिन जब एक ही लाइन में सब कुछ है तो स्केलर वेक्टर सब मामला एक ही है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आ गया। पढ़ा रहने देते हैं, क्योंकि इसमें हम भी एक इक्वेशन में क्या उखाड़ लेंगे, क्या निकाल लेंगे। अब दूसरा आया कि और क्या लेते हैं। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा लेते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो पता है फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में मैंडेटरी नहीं है निकालना, तो आप ऐसा करो, रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगा लो। तो आप लगाओ सेकेंड नंबर, क्या? सिंस E इक्वल टू 1 होता है, तो पता परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में E 1 होता है। E क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू 1, इसलिए V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2 आया। ध्यान रखिएगा, हमें V1 V2 चाहिए, तो मैं यहां से V2 उठा रहा हूं। V2 इक्वल टू V1 प्लस U1 माइनस U2 इक्वेशन 2 आया। गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर ये V2 की वैल्यू मैं यहां पे रख दूं तो V1 निकल आएगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 ये है बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, और v2 की जगह आप क्या लिखोगे? ये देखो बेटा, v2 इज रिप्लेस बाय दिस v1 प्लस u1 माइनस u2। दिमाग में बड़े अच्छे से ध्यान रखो, तुम्हें V1 निकालना है। तो देखो जरा सा ध्यान देना, मैं सिंप्लीफाई करूंगा। देखो m1 v1 यहाँ है, m2 v2 यहाँ है। तो मैं एक काम करूं, राइट साइड में अगर मैं लिखूं तो देखो m1 को कॉमन ले ले तो यहाँ, सॉरी देखो V1 को कॉमन ले तो m1 प्लस m2 है। देखो V1 हियर, V1 हियर, तो हम यहाँ पर V1 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचा m1 प्लस m2। मैं तुम्हें कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ कि कैसे कम एफर्ट में कम लाइनें लिख करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा V1 यहाँ था, V1 यहाँ कॉमन ले लिया। अब आ जाना, U1 एक जगह रखना चाहते हैं। देखो बेटा, M1 U1 यहाँ है, और गौर से देखो तो M2 U1 यहाँ है। देखो M2 U1, इसको अगर लेफ्ट में ले आओ तो अगर U1 कॉमन लो, ध्यान दीजिएगा, U1 कॉमन लिया तो M1 आया, और यहाँ देखो क्या है, M2 U1, ये अगर लेफ्ट में आएगा माइनस आएगा, माइनस M1, सॉरी M2। अब आइएगा U2, देखो U2 यहां पर है, देखिएगा U2, तो U2 कॉमन निकालो। देखो M2 यहां है, और यहां देखिएगा बेटा M2 U2 माइनस में है, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो देखो बेटा, मैं फिर बताऊं, U2 कॉमन लिया, M2 U2 है, माइनस M2 U2, इधर आके प्लस होगा तो यहाँ 2M2 बचेगा। ठीक,
तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, अगर आप देखें यहाँ पर क्या आता है, हमारा पर्पस था v1 निकालना, तो देखो v1 ये आ गया ना, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, ये आ गया u2। और ये फार्मूला अगर आपसे याद हो जाए तो कोई बड़ी बुराई नहीं है, क्योंकि ये काम तो करता है, राइट। ये तो इसको इक्वेशन नंबर स्टार लिया। तो पहला कैलकुलेशन ये आ गया v1। अब ध्यान रखना बेटा, ये चीजें आप ध्यान रखो, ये डायग्राम को थोड़ा ऊपर स्पेस बना लेते हैं। आपको ये लिखना हो थोड़ा सा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, देखिए बेटा v1 आ गया। अब हम ये v1 की वैल्यू अगर यहां रख दें तो v2 आ जाएगा। तो ये पुटिंग, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 2, यहां रखते हैं, यहां देखो v1 की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 क्या था, v2, देखो v1 की जगह ये वैल्यू रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 u2, ये आया, ये बेटा u1 की जगह आया, प्लस u1 माइनस u2, ये आया, ठीक है। इस इक्वेशन की अब जरूरत ना होगी तो हटा लेते हैं, हमें इस इक्वेशन की जरूरत है इसकी। अब ध्यान देना, फिर मैं तुम्हें बताऊं इसे आसानी से कैसे। एक पैटर्न तुमने देखा होगा, u1 वाले टर्म एक जगह किया, u2 वाले टर्म एक जगह किया, यही यहां पे चाहते हैं। देखो u1 वाला टर्म ये है और ये है, तो अगर मैं u1 यहां कॉमन ले लूं तो देखो क्या आएगा, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, और ये u1 कॉमन ले लिया तो यहां प्लस 1 आएगा, प्लस देखो u2 कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस ये u2 कॉमन लिया 1 आएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मतलब देखिएगा कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हैं। गौर से देखना बेटा, u1 को अगर हम कॉमन लें और लिए हुआ है ये एलसीएम ले लें, तो देखो ये आएगा m1 प्लस m2 एलसीएम। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं, ये आएगा m1 माइनस m2, देखो ये m1 m2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस m1 प्लस m2, यहाँ m2 m2 कैंसिल, प्लस u2 2m2, देखो एलसीएम ले लें यहाँ पर m1 प्लस m2, अगर यहाँ पर तो 2m2, देखो ये -1 से यहाँ माइनस m1 माइनस m2, तो यहाँ बचता क्या है, अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो क्या बचता है, ये इक्वेशन स्टार है, इसको यहीं पर स्टार रहने देना, असल में ये स्टार है। यहाँ बचेगा क्या, देखो v2 इज इक्वल टू क्या बचा, देखो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, प्लस यहाँ देखो बेटा m2 माइनस दिस, तो 2m2 माइनस m2 क्या आएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2, ये आता है, ये v2 की वैल्यू है। तो इस तरह से आपको एक चीज बताऊं बेटा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो कैलकुलेशन लेंथी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल डेटा में तो अगर देखो तो सिर्फ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है और रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 रख के किया है, सिंपल आंसर आ गया है, राइट। या नोट कर लें इसे, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा तो ये v2 की वैल्यू यहां रख के सेव कर लेते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, v2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2m1 m1 प्लस m2 और प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2, और इसे 2 स्टार इक्वेशन माना तो वही लेते, ठीक है। ये 2 स्टार इक्वेशन ये आप यहाँ निकाल लो, नोट कर लो। अब इसमें मैं कुछ केस लूंगा, ठीक। चलिए आपने निकाल लिया बेटा, चलिए हटाते हैं, एक बार फिर देख लो, चलो 10 सेकंड का टाइम, सॉरी 10 सेकंड और 10 क्या 5 सेकंड ले लो, चलिए। यहां अब इनका इस्तेमाल आएगा, देखिएगा अगर हम इसमें केस 1 ले लें तो क्या आएगा, केस 1
देखो हम ये ले रहे हैं, इफ m1 इज क्वाइट लार्जर देन m2। बताओ बेटा, अगर m1 बहुत बड़ा है इसका तो m2 छोटा है, जो छोटा है उसे नेग्लेक्ट कर दो, हेंस m2 कैन बी नेग्लेक्टेड। कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट करने का मतलब बेटा जानते हो क्या होता है? नेग्लेक्ट करने का मतलब हुआ जीरो मान लेना। तो अगर m1 बहुत बड़ा है, यानी जो पहला मास था वो बहुत बड़ा है और m2 बहुत छोटा है, तो आप देखिएगा m1 बड़ा m2 छोटा, m2 को नेग्लेक्ट करने का मतलब है यहां और यहां m2 को जीरो रखो। तो देखिएगा इक्वेशन स्टार क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करेंगे बेटा आप, मतलब डायरेक्ट का मतलब है फालतू चीजों में नहीं फंसेंगे, एक सिंपल कैलकुलेशन आसानी से तेज करना सीखो। देखो m2 जीरो है, यहाँ m2 जीरो m2 जीरो, तो ये जीरो हो गया, m1 कैंसिल हो जाएगा, यानी देखो ये जीरो हो गया जीरो, क्योंकि नेग्लेक्ट करने का मतलब जीरो लेना, तो इनका रोल खत्म, ये दोनों सेम है कैंसिल हो गए, तो यहाँ से u1 बचेगा। देखो u1 आएगा, यहाँ आ जाओ m2 जीरो है, जब ये जीरो तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये इतना ही आएगा। एंड इक्वेशन 2 स्टार में देखो क्या आ जाएगा बेटा, ऐसे ही करेंगे। देखिएगा किसको जीरो रखना है बेटा, m2 को नेग्लेक्ट करना है। आ जाओ, देखो m2 को नेग्लेक्ट करने का मतलब इसे जीरो मान लो, m1 कैंसिल हो गया, अगर कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, यहाँ शायद u1 हम लिखना भूल गए, ये u1 लिख लो, तो देखो यहाँ पर लिख दो u1 प्लस, तो देखो बेटा m2 जीरो आ गया, ये दोनों कैंसिल हुए तो 2u1 बचा, तो 2u1 आया। m2 को यहाँ जीरो रखना है, तो देखो बेटा ये m2 को जीरो कर लो, गायब कर दो, तो देखो m1 कैंसिल हुआ तो -u2 आया, -u2 आया, ठीक है, ये आया। तो आप ऐसे ये कर लिया, तो ये केस 1 में आ गया ये। अगर तुम्हें लगे कि सर ऐसा कोई केस डिस्कस कर लीजिए जिसमें m1 बहुत बड़ा होता है, m1 देखो बेटा पीछे वाला मास था ये, अगर ये बहुत बड़ा है और m2 छोटा है, ये पुन्नू भर का है m2, ऐसा क्या हो सकता है? मान लो ये एक ट्रक है, बहुत बड़ा सा ट्रक आ रहा है, और ट्रक के आगे सड़क पे तुमने एक ड्रम रख दिया है, ये ड्रम रखा है, तो बताओ अगर ये ट्रक u1 स्पीड से आया और ये जो ड्रम था जो u2 स्पीड से जा रहा था, इससे टकराया, तो देखो क्या हुआ, कहते हैं टक्कर के बाद ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़ा। देखो इसकी स्पीड टक्कर के बाद v1 होती थी, तो देखो v1 u1 के बराबर है, और तुम जानते हो यही तो होता है कि अगर कोई ट्रक आए और छोटा मोटा ड्रम सड़क पे रखा, उस पर टक्कर मारे, तो क्या ट्रक की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? वो तो जो पोंछेगा भी नहीं, झाड़ेगा भी नहीं, वो तो सेम उतनी स्पीड से चलता चला जाएगा। तो देखो v1 उतना ही है, लेकिन इस ड्रम का क्या हाल हुआ, ड्रम की स्पीड टक्कर के बाद v2 है, देखो इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो ट्रक की स्पीड से दुगना -u2 के बराबर हो जाएगी। ये तो खैर याद रखने वाली बात है। तो तुम्हें लगे कि सर ये केस कहाँ होगा, अ हैवी ट्रक इज कमिंग एंड स्ट्राइकिंग विद अ ड्रम, या ट्रेन आ रही है और रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ कोई चीज पड़ी है, उसको उड़ा देगी, वो उसकी सेहत पे तो फर्क ना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया। अब केस नंबर 2 आ जाए, केस 2 देखिएगा, केस 2 में उल्टा करेंगे, m1 इज वेरी स्मॉलर देन m2, तो बताओ कौन छोटा है, m1, तो m1 को नेग्लेक्ट करो, हेंस m1 कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट का मतलब बेटा क्या होता है, जीरो रखना। चलिए इक्वेशन स्टार में रखते हैं, इक्वेशन स्टार में m1 को जीरो रखो, तो देखो v1 क्या आता है, देखो m1 को जीरो रखते हैं तो ये खेल खत्म, ये दोनों कैंसिल, -u1, m1 को जीरो रखना ना, m1 देखो m1 को जीरो रखो, ये m2 कैंसिल, +2u2, ये आएगा, राइट, ये। एंड इक्वेशन 2 स्टार में देखें क्या आ जाता है, v2 इक्वल टू, एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं पहले को, देखो m1 को जीरो रखना है, ये जीरो हुआ, ये दोनों कैंसिल हुए, -u1, m1 को जीरो रखना है, ये कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, 2u2, सही है। अब यहां आ जाओ, देखो m1 को जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो, तो इसका तो खेल खत्म, यहां m1 को जीरो रखो तो m2 कैंसिल हुआ, सिर्फ u2 आएगा, u2, यानी v2 इज u2, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो उतने ही से चलेगा। अब तुम कहोगे सर इसका कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, m2 बड़ा है, मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर था आगे जा रहा था, मान लो रोड रोलर जा रहा है, रोड पे जब सड़क बनती है ना, वो जो रोड रोलर जा रहा है, या जो आप क्रिकेट खेलते हैं
तो उसका पिच को बैलेंस समतल करने के लिए रोलर लिया जाता है। तो मान लो ये रोलर है वो, क्यों? क्योंकि M2 बहुत बड़ा है। अब बताओ बेटा, पिच को बराबर करने के लिए जो रोलर लगता है उस पे एक M1 यानी बहुत छोटे मास की एक बॉल है। तुम एक बॉल जो है क्रिकेट वाली बॉल आप इस पे मारो, तो बताओ क्या होगा। ये U1 स्पीड से आ रही थी बॉल, M1 छुटकी सी, M2 ये रोलर है, ये जा रहा था V2 U2 स्पीड से, टक्कर होगी तो इस बॉल का क्या होगा, बॉल लौट जाएगी भाई। आप अगर कोलिजन हेड ऑन हुआ तो लौटेगी, वही बता रहा था। देखो V1 जो होगा माइनस U1, यानी ये जिधर जा रहा था इसका ये उल्टा होगा प्लस U2। ठीक, तो ये स्थिति आएगी। हालांकि ये कैलकुलेशन का भी विषय है, लेकिन एक्सपीरियंस तो कर ही सकते हैं। लेकिन इसका क्या हुआ, देखो रोड रोलर जो हैवी था M2 था, इसकी स्पीड टक्कर के बाद V2 वही है। तो बताओ बेटा, एक रोड रोलर है या रोलर है जो क्रिकेट के पिच को बराबर करता है, उस पर तुम बॉल मारोगे तो बॉल पड़ने के बाद क्या उसकी स्पीड घटेगी बढ़ेगी ना? देखो इसकी स्पीड टक्कर के बाद वही बनी हुई है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल आ गए। ठीक, इतना कर ले। एग्जाम्पल केस 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो जरा ध्यान रखिएगा। केस 3 जिसे मैं इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, केस 3 क्या है? देखो केस 1 में क्या लिया था, ये बड़ा, केस 2 में M1 छोटा। अब हम लेते हैं इफ M1 इक्वल टू M2। आप अपनी तरफ से M मान ले लेट, यानी दोनों पार्टिकल के मास सेम है, जो कि क्वेश्चन में भी खूब आता है। जैसे आप कैरम खेलते हैं तो जो कॉइन है, हालांकि स्ट्राइकर का मास अलग होता है, लेकिन कॉइन मान लीजिए, जिस कॉइन से मारते हैं उसका मास और जिसके ऊपर उल्टा टकराता है दोनों का सेम है, यानी M1 M2 दोनों सेम है। ऐसे केस में देखो V1 क्या होगा, इक्वेशन स्टार V1। देखो बेटा, अगर M1 M2 दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। और M2 ये सेम है, देखो ये M ये M M M 2M, तो ये 2M ये भी 2M। क्यों बेटा? क्योंकि M1 M2 M के बराबर है। इसे M रखो, इसे भी M M 2M, कैंसिल होगा, सिर्फ V2 बचेगा, सॉरी U2 बचेगा। एंड इक्वेशन 2 स्टार देखो क्या आएगा। अगर हम V2 लें तो देखो V2 फिर वही बात, देखो M सेम है तो आप ऐसा करो, ये M ये M ये M 2M कैंसिल हुए, तो यहां पर क्या बचा U1। ये तो 0 हो गया क्योंकि M M दोनों कैंसिल करेंगे, 0 हो जाएगा। ये है, हो क्या रहा है जरा गौर से देखो। ऐसे केस में पहले पार्टिकल की टक्कर के बाद वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की टक्कर से पहले के वेलोसिटी के बराबर होती है। ध्यान रखो, फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेकेंड वाले पार्टिकल की टक्कर से पहले के बराबर होती है, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी पहले वाले के बराबर हुई। ये वैसे हुआ ना, जैसे याद करो, एक कॉइन रखा है, जो आप कैरम खेलते हैं या पूल बॉल खेलते हैं, बिलियर्ड खेलते हैं, उसमें बॉल है, ये रुका हुआ है, देखो इसकी वेलोसिटी 0 है, और इस पे इतना ही बड़ा कॉइन आता है और U1 स्पीड से टकराता है। कई बार याद रखो, आप जब इस मारते हैं तो ये कॉइन इससे जब टकराता है तो ये वाला जाके रुक जाता है और ये वाला इतनी ही स्पीड से आगे बढ़ जाता है। वही तो बात हुई। देखो ये रुक जाएगा टक्कर के बाद, यानी इसकी स्पीड इसके बराबर हो गई, और ये वाला इसकी स्पीड से चल जाएगा, यानी V2 इक्वल टू U1 के बराबर होगा। तो ये तुम याद रखना, whenever there is a head-on perfect elastic collision between two bodies of same mass, head-on होना चाहिए यानी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, मास दोनों के सेम होने चाहिए, देन वेलोसिटी का 100% एक्सचेंज होता है। देखो पहले ने दूसरे की वेलोसिटी ले ली, दूसरे ने पहले की वेलोसिटी ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस केस देयर इज maximum exchange of velocities। क्यों मैक्सिमम? 100% एक दूसरे में अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया। ठीक, इतना कर लो। इन केसेस के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अभी इतना कर लो इसमें। थैंक यू।